हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस पे स्वागत है। आज हम दोस्तों इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक जो इतिहास का बेसिक होता है या ये हम कहें इतिहास को कैसे जानते हैं या किन माध्यमों के तरह से हम जानते हैं, इतिहास के स्रोत क्या हैं। यानी इतिहास जो हम आजकल पढ़ते हैं या हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हों या मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हों या हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हों, ये सारे इतिहास जो हम पढ़ते हैं इनके जानने के हमारे पास स्रोत क्या हैं। तो आज हम दोस्तों इतिहास के जानने के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये हम जानते हैं जो प्राचीन इतिहास है या भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में हम बात करते हैं तो इसके स्रोत क्या हैं। अब देखते हैं कि कितने टाइप के स्रोत होते हैं या कितने प्रकार के स्रोत होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक स्रोत और दूसरा होता है द्वितीयक स्रोत या द्वितीय स्रोत। बात यह आती है कि प्राथमिक स्रोत किसे कहेंगे हम और द्वितीयक स्रोत किसे कहेंगे। जब कोई घटना प्रत्यक्ष रूप से देखी गई हो या उसी पीरियड में आंखों देखी लिखी गई हो, ऐसी घटनाओं को जब हम स्टडी करते हैं या लिखते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं तो ऐसे जो लेख हमारे सामने आते हैं उसको क्या कहते हैं हम, प्राथमिक स्रोत। यानी इतिहास में उसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक स्रोत कहते हैं। जब कुछ दिन बीत जाए या जो स्रोत जो वहाँ मौजूद लोग होते थे या प्रत्यक्षदर्शी होते थे उनके माध्यम से लिखा गया या इंटरव्यू दिया गया या हम कहें उस समय की जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हुआ करती थी उनका विश्लेषण ही करना क्या होता था, प्राथमिक स्रोत कहलाता था। अब वो सब कुछ समय बीत जाने के बाद जब इन्हीं घटनाओं का हम विश्लेषण करते हैं, जो प्राथमिक स्रोत लिखे गए होते हैं या जो लिखे जा चुके होते हैं, जब उनका हम विश्लेषण करते हैं 10 साल बाद या 100 साल बाद या 500 साल बाद या 1000 साल बाद जब उनका हम विश्लेषण करते हैं तो ऐसे स्रोत क्या कहलाते हैं, द्वितीयक स्रोत। यानी द्वितीयक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से देखे नहीं होते या उस समय की घटना का विवरण नहीं होता है, हमें अन्य माध्यमों से देखना होता है। जैसे हम मुगल पीरियड की बात करें तो हम बाबरनामा का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो इसके माने हम द्वितीयक स्रोत का अध्ययन कर रहे हैं, हम प्राथमिक स्रोत का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्राथमिक स्रोत का जब होता है वो स्रोत होता है जो उस समय के यानी तत्कालिक समय में जो देखा जाए, सुना जाए और उसको लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है, प्राथमिक स्रोत कहलाता है। और जब वही स्रोत का हम 10 साल बाद या 1 साल बाद, 2 साल बाद या 100 साल बाद उसका विश्लेषण करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं तो ऐसे स्रोत क्या कहलाते हैं, द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं या द्वितीय स्रोत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में बात आई। तो आगे हम देखते हैं भारत के प्राचीन स्रोतों में क्या क्या हम शामिल करते हैं या भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का हम इस्तेमाल करते हैं या कौन कौन से स्रोत होते हैं। प्राचीन इतिहास के जानने के महत्वपूर्ण 3 स्रोत बताए गए हैं या 3 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। पहला होता है पुरातात्विक संबंधी स्रोत। दूसरा होता है, अगर हम दूसरे की बात करें, पुरातात्विक संबंधी स्रोत पहला होता है। दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। और तीसरा क्या होता है उस पीरियड के जानने का, जैसे हमने बताया विदेशी यात्रियों का विवरण। जो विदेशी यात्री समय समय पर आते गए, उन्होंने अपनी जो किताबें लिखी या विवरण लिखा या आत्मकथाएं लिखी, जब उनका विश्लेषण करते हैं तो वो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में
कुछ जानने को मिलता है। पुरातात्विक संबंधी जो स्रोत होते हैं, अब हम आते हैं, बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं या पुरातात्विक स्रोत कहते किसे हैं। पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जो हमें प्राचीन जैसे अभिलेख मिले, सिक्के मिले, या उस समय की जो प्राचीन इमारतें हुआ करती थी या खंडहर अभी अवशेष बचे हुए हैं, ऐसे स्रोतों का जब हम विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ऐसे स्रोतों को ही हम पुरातात्विक संबंधी स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक संबंधी स्रोतों में भी हम 4 प्रकार से इनको बांटते हैं। पहला देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों में खुदाई से प्राप्त शोध, खुदाई से प्राप्त सामग्री, यानी जो खुदाई करते हैं उससे हमें क्या क्या सामग्रियां मिली हैं या उससे क्या मिली है, पहले तो इसका हम विश्लेषण करते हैं। दूसरे पे देखते हैं उस समय के जो अभिलेख हुआ करते थे या लेख हुआ करते थे, वो अभिलेख क्या होते हैं। तो दूसरा हम पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों को शामिल करते हैं, यानी जो पुरातात्विक संबंधी स्रोत होते हैं, पहला स्रोत तो हम खुदाई से प्राप्त सामग्री का विश्लेषण करते हैं। उस समय जो अभिलेख हुआ करते थे या अभिलेख पे कुछ लिखा हुआ करता था, उसका हम विश्लेषण करते हैं। तीसरे की बात करते हैं तो उस समय के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, यानी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए सिक्के भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में होते हैं। क्या होता है तीसरा? सिक्के होते थे। और अगर हम चौथे की बात करें तो प्राचीन स्मारक, जैसे हमने बात बताया ना, प्राचीन स्मारक, जो उस समय की प्राचीन स्मारक थी, जैसे हम पाटलिपुत्र का महल की बात कर लें जो खंडहरों में या हमें अवशेषों में मिला है, तब उसका हम विश्लेषण करते हैं। तो प्राचीन काल की उस समय की कला, संस्कृत, चित्रकला या स्थापत्य कला कैसी थी, तो हमें कैसे प्राप्त होता है, वह जब हम प्राचीन स्मारकों का विश्लेषण करते हैं तब हमें उस समय की ये चित्रकला, स्थापत्य कला या वास्तुकला, तो उस समय की हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हम एक एक करके इन सब का विश्लेषण करते हैं और इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं खुदाई से प्राप्त सामग्रियां क्या होती हैं। अगर हम बात करें खुदाई से प्राप्त सामग्रियों के बारे में, सामग्रियों के बारे में खुदाई से प्राप्त करें, जैसे मोहनजोदड़ो की खुदाई से, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी ना, जोदड़ो की खुदाई से, या हम कहें हड़प्पा की खुदाई हुई थी, हड़प्पा की खुदाई से, तो इन जब स्थलों की जब खुदाई हुई तो इन स्थलों से हमें मूर्तियां प्राप्त हुई, बर्तन प्राप्त हुए, या हम कह दे कि स्नानागार प्राप्त हुआ, या ये भी हम कह सकते हैं कि उस समय के श्रमिक आवास प्राप्त हुए, सड़कें प्राप्त हुई, तब उनका हम विश्लेषण करते हैं। तो इन सब का जानकारी या इन सब का अध्ययन हम करते हैं, या हम हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे किए, यानी इन्हीं खुदाइयों के माध्यम से जब खुदाई की गई तो हमें पता चला कि मोहनजोदड़ो, यानी आज से 500 BC, 500 ईसा पूर्व कोई एक शहर रहा था मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो के बारे में हमें कैसे पता चला? खुदाई करके पता चला, क्योंकि उस समय कोई लिपि नहीं थी, कोई लेख नहीं था, क्योंकि हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे। लेकिन हमने जब खुदाई की और खुदाई करने से मोहनजोदड़ो के बारे में हमें पता चलता है। और उसके बाद हड़प्पा की इसी तरह से खुदाई की। अगर हम शुंग काल की तक्षशिला की बात कर ले तो तक्षशिला की जो शुंग काल के इतिहास थे या कहा जाए कुशाणों का इतिहास था, वो तक्षशिला की खुदाई से हमें क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। तो जो खुदाई का एक माध्यम है, जो खुद पुरातात्विक में खुदाई से हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अभिलेखों के बारे में कि अभिलेखों से कैसे हमें इतिहास की जानकारी होती है, या अभिलेखों से सबसे पहले हम देखते हैं अभिलेख। लेख यानी अभिलेखों के बारे में हम जानते हैं। अभिलेखों के बारे में, अभिलेखों का मतलब क्या होता है उसके बारे में आप एक लिख लेंगे। अभिलेखों का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा लेख
ऐसा लेख, कोई भी ऐसा लेख जो किसी वस्तु या पाषाण पर उत्कीर्ण की गई हो, यानी कोई भी वस्तु हो या जिसपे हम वस्तु हो या पाषाण हो उस पे कुछ लिखा गया हो, ऐसे लेखों को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। प्राचीन भारत में, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत में हम इतिहास के देखा जाए तो लकड़ी पर, पाषाण पर, या हम कहें ताम्रपत्रों पर, या मंदिरों के दीवारों पर, या हम कहें शिलालेखों पर अनेक ऐसे हमें अभिलेख मिले हैं जो इन सबों पर उत्कीर्ण किए गए हैं या लिखे गए हैं। तो यानी अभिलेख जान गए, अभिलेख किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा लेख जो किसी वस्तु, पाषाण पर उत्कीर्ण किए गए हों, ऐसे लेख को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। और प्राचीन काल से हमें जो अनेक लेख मिले हैं, जो लकड़ियों पर खुदे मिले हैं, पाषाणों पर लिखे मिले हैं, ताम्रपत्रों पर खुदे मिले हैं, और कहें मूर्तियों की दीवार, मंदिरों की दीवारों पर लिखे मिले हैं, और बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखे मिले हैं, या गुफाओं के अंदर लिखे उत्कीर्ण मिले हैं, तो ऐसे ही लेखों को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहा करते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे प्राचीन अभिलेखों की प्राप्ति कहां हुई है। सबसे प्राचीन अभिलेख की प्राप्ति कहां से हुई है? सबसे प्राचीन की बात करें, सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख यानी सबसे प्राचीन अभिलेख किसे कहा जाता है? यह बात कहा जाती है कि सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो एशिया माइनर या हम मध्य एशिया में पाते हैं, उसका नाम है बोगजकोई। यानी कौन सा अभिलेख है सबसे प्राचीन अभिलेख कहा जाता है? बोगजकोई। यह कहां से प्राप्त हुआ है? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से या एशिया माइनर कह दिया जाता है। इसकी प्राप्ति कहां से हुई है? मध्य एशिया से। इस बोगजकोई में एक मित्तवी नरेश थे उस समय के, मित्तवी नरेश कहा जाता है। मित्तवी नरेश जो है बोगजकोई अभिलेख को लिखवाते, या इन्हीं के द्वारा बोगजकोई अभिलेख को लिखाया जाता है। इस बोगजकोई में जो बोगजकोई अभिलेख है, इसमें क्या होता है? हित्ती नरेश व मित्ती नरेश, इसी मित्तवी को ही मित्ती नरेश भी कहा जाता है। मित्ती नरेश के युद्धों के बारे में इसमें विवरण दिया गया हुआ है। जो सबसे प्राचीन अभिलेख की प्राप्ति होती है वो बोगजकोई की होती है, और जो मध्य एशिया से प्राप्त होता है, और इसी बोगजकोई अभिलेख को मित्तवी नरेश द्वारा लिखाया जाता। और इसमें किस बात का उल्लेख है? हित्ती नरेश व मित्ती नरेश के युद्धों का विवरण मिलता है। और इसका जो पीरियड होता है तो भाई ये 1400 BC का होता है। कब होता है? 1400 BC में इसकी खोज हुई थी। यदि कहा जाता है ये 1400 BC में लिखा गया था। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि इसी अभिलेख में वैदिक काल के कुछ देवताओं का नाम मिलता है। वैदिक काल के कुछ देवताओं का नाम मिलता है, जैसे इंद्र, यानी इंद्र देवता का उल्लेख कहां मिलता है? बोगजकोई अभिलेख पे इनका उल्लेख मिलता है। मित्र एक देवता थे वैदिक काल के, मित्र देवता का भी इसमें उल्लेख मिलता है। एक देवता थे वरुण। कौन थे? वरुण देवता थे। इनका भी उल्लेख कहां मिलता है? इसी बोगजकोई अभिलेख पे मिलता है। और जो चौथे देवता थे वो नासत्तो,
इनका भी उल्लेख कहां मिलता है? बोगजगोई अभिलेख में। यानी वैदिक काल के जो 4 देवता थे, इंद्र, मित्र, वरुण व नासत्व, नासत देवता का क्या था, हमें उल्लेख कहां मिलता है? बोगजगोई अभिलेख में मिलता है, जो किसने लिखवाया था? मित्तवी नरेश द्वारा लिखाया गया था। और इसकी जो प्राप्ति होती है वो मध्य एशिया से होती है और ये 1400 BC के आसपास लिखाया गया अभिलेख था। तो ये सबसे प्राचीन अभिलेख के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, यानी जो सबसे प्राचीन अभिलेख कहा जाता है, ये कई बार पूछा गया है, वो कौन है? बोगजगोई अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम देखते हैं, भारत में आके देखते हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो माना जाता है वो अशोक का माना जाता है। तो हम अशोक के अभिलेख के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि अशोक द्वारा जो सबसे जो प्राचीन अभिलेख था वो किसका था? अशोक का था। अशोक का अभिलेख अब हम अध्ययन करेंगे। अशोक का अभिलेख, ये भी कहा जाता है दोस्तों, जो अशोक थे उन्होंने लगभग 40 अभिलेखों को लिखाया था। कितने अभिलेखों को लिखाया था? 40 अभिलेख लिखे थे। यानी 40 अभिलेख किसके द्वारा लिखाए गए थे? अशोक के द्वारा लिखाए गए थे। इस अभिलेखों से हमें अशोक के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, उनकी नीतियों के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है? उनकी नीतियों के बारे में। नीतियों के संबंध में हम कहें सामाजिक नीतियां या धार्मिक नीतियां, या हम कहें राजनीतिक नीतियां क्या थी, यानी उनके जो सामाजिक स्थिति थी, इन अभिलेखों से हमें क्या, जो 40 अभिलेख हमें मिले हैं अशोक के, वो क्या थे? सामाजिक कल्याण के बारे में जानकारी मिलती है, धार्मिक, उनकी धार्मिक नीतियां कैसी थी, या उनकी राजनीतिक नीतियां अशोक की कैसी थी, इनका उल्लेख हमें अशोक के मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, अशोक इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से, यानी इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से हमें अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में भी जानकारी मिलती है। यानी जो अशोक का साम्राज्य विस्तार था, या अशोक का कितना कहां तक साम्राज्य फैला था, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? अशोक के अभिलेखों से इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यानी अशोक के जो अभिलेख थे वो आगे हम बताएंगे कि अशोक ने कौन से कितने शिलालेख लिखाए, कितने स्तंभ लेख लिखाए, या कितने लघु लेख लिखाए। हम ये चर्चा जब अशोक टॉपिक पे आएंगे तब तो इसकी चर्चा करते हैं। अभी इतना जानते हैं कि अशोक के अभिलेखों से अशोक की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक का साम्राज्य कितना विस्तृत था या कितना बड़ा था, या अशोक का साम्राज्य कहां तक विस्तृत फैला हुआ था, उसकी भी जानकारी हमें कहां मिलती है? अशोक के अभिलेखों से ही हमें प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट अभिलेख की बात करें हम दोस्तों, तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बात करते हैं। अगले अभिलेख के बारे में बात करते हैं तो हम रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों कि जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था? तो ये रुद्र दामन द्वारा लिखाया गया था। इस इतिहास, यानी रुद्र दामन के जो जूनागढ़ अभिलेख थे, इससे हमें भारत में प्राचीन सिंचाई व्यवस्था के बारे में, यानी सिंचाई व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो जूनागढ़ अभिलेख है, सबसे पहले किसका उल्लेख मिलता है? जो प्राचीन काल में सिंचाई व्यवस्था थी, यानी किस माध्यम से हम फसलों को उगाते थे, उनके लिए सिंचाई व्यवस्था कैसे करते थे, तो ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और साथ ही रुद्र दामन के बारे में भी इसी अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। यानी अगर रुद्र दामन का जो शासन था या उसका सामाजिक कार्य कैसा था, दामन के बारे में भी
इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। जो जूनागढ़ अभिलेख की एक और बड़ी विशेषता है या और हमें मिलती है, इसी अभिलेख में हमें संयुक्त रूप से अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी हमें जानकारी इसी से। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त का नामों का उल्लेख मिलता है, तो वो कौन सा अभिलेख है दोस्तों? वो जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त के एक साथ का नाम का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करें समुद्रगुप्त के प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ लेख से, यानी समुद्रगुप्त का बाद स्तंभ लेख के बारे में, यानी जो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख था, इससे दोस्तों हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के विजय के बारे में, यानी जो समुद्रगुप्त विजय की थी, यानी समुद्रगुप्त द्वारा जो विजय की गई थी उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त के शासन के बारे में भी यही से हमें स्थान यानी जानकारी जो प्राप्त होती है समुद्रगुप्त के बारे में, उसके विजय के बारे में, उसके साम्राज्य के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में हमें जानकारी जो प्राप्त होती है वो इलाहाबाद लेख से प्राप्त होती है। अगली बात हम करते हैं, अगले अभिलेख की बात करते हैं या स्तंभ लेख की बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख यानी जो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख था, उससे क्या होता था कि जो पुलकेशिन है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और पुलकेशिन प्लस हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था, इसके बारे में भी हमें कहां जानकारी प्राप्त होती है? ये होल अभिलेख के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि पुलकेशिन और हर्षवर्धन के माध्यम एक युद्ध हुआ था, जिसमें ये पुलकेशिन इसी अभिलेख में कहता है कि हर्षवर्धन क्या हुए थे? पराजित हो गए थे। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है दोस्तों? तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला हम बात करें दोस्तों, अगले अभिलेख की बात करें जो महत्वपूर्ण अभिलेख है, जहां से भी क्वेश्चन बनता है। अगले अभिलेख की बात करें हम दोस्तों, जो अगले अभिलेख मिलता है और उससे जानकारी मिलती है कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा लेख। जो खारवेल का हाथी गुम्फा लेख है, इस अभिलेख के माध्यम से खारवेल की साल दर साल, यानी अभिलेखों का ये पहला ऐसा अभिलेख था जिसमें साल दर साल घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसकी जो भाषा थी इस अभिलेख की, वो संस्कृत थी। इसमें खारवेल की विजय का उल्लेख मिलता है और लोक कल्याणकारी उसकी नीतियों के बारे में हमें जानकारी इसी अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होती है। अगले अभिलेख के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, जो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख था, इससे दोस्तों हमें किसकी बनती है? इसका अगर हम बात कर लें, ये कहां है? ये
कानपुर के भीतरी गांव में पाया गया है। इसकी भाषा भी संस्कृत थी और इसी अभिलेख में जो स्कंदगुप्त द्वारा है, स्कंदगुप्त द्वारा यानी इसी अभिलेख में भीतरी स्तंभ लेख में ही स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित किया था। इसका उल्लेख हमें कहां मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख, यानी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में हूणों को पराजित स्तंभ स्कंदगुप्त ने किया था। इसका विवरण या इसका उल्लेख हमें कहां प्राप्त होता है? भीतरी स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। एक दोस्तों एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख। एरण स्तंभ लेख, ये भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख, इसी में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख जो हमें प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है? ये सती प्रथा का जो उल्लेख प्राप्त होता है वो एरण अभिलेख से मिलता है। इसे में कहा गया है दोस्तों, गोपराज एक सेनापति था जिसकी युद्ध के समय मृत्यु हो जाती है और उसकी चिता पर उसकी पत्नी जो है आत्मदाह करती है या उसके साथ वो भी जल जाती है। और जो सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य सर्वप्रथम मिलता है वो कौन है? एरण स्तंभ लेख में मिलता है। कहां मिलता है दोस्तों? मतलब एरण स्तंभ लेख में जो सती प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य है वो एरण स्तंभ लेख में मिलता है। तो यहां तक दोस्तों समझ में आए कि हमें अभिलेखों के माध्यम से कैसे इतिहास को जानते हैं, या अभिलेखों के माध्यम से इतिहास या प्राचीन इतिहास के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। हमने कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की चर्चा की। अब दोस्तों आते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक होता है या जो प्राचीन काल में इतिहास जानने का या पुरातात्विक स्रोतों में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सिक्के। सिक्के भी अगर देखा जाए दोस्तों, प्राचीन इतिहास के जानने का जो माध्यम है या प्राचीन इतिहास के जानने का माध्यम अभिलेखों के बाद द्वितीय महत्वपूर्ण स्रोत है। सिक्कों के माध्यम से हम अभिलेखों को यानी उस समय की कर्म स्थिति क्या थी या उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी, तो इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो सिक्कों के माध्यम से मिलती है। या किसी बादशाह द्वारा जब सिक्कों पर लेख लिखे जाने लगे या उसकी संतिथि होती थी तो हमें उस काल की या उस समय की या किस समय इसने फला शासक ने शासन किया था उसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? सिक्कों के माध्यम से वहां से मिलती है। अगर हम बात करें प्राचीन भारत में, यानी हम प्राचीन भारत में दोस्तों बात करें, प्राचीन भारत में जो सिक्के मिले हैं वो 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। कब के हैं? 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इन सिक्कों को हम आहत सिक्के कहते थे, आहत सिक्के कहा जाता था, या हम कहें इनको पंचमार्क सिक्के भी कहते थे। पंचमार्क सिक्के भी कहते थे क्योंकि इन पे 5 वस्तुओं का चिन्ह अंकित होता था, इसीलिए इन्हें पंचमार्क सिक्के कहते थे। ये क्या होते थे? चांदी के बने होते थे, चांदी के बने होते थे दोस्तों। इन पे कोई लेख नहीं होता था, इन पर कोई लेख नहीं होता था। जो हमारे जो सबसे प्राचीन सिक्के मिले हैं भारत में वो कौन सिक्के थे? या 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सिक्के मिले हैं, जो जिन्हें हम आहत सिक्के कहते थे। कभी कभी इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था, जो चांदी के बने होते थे और इन पर कोई लेख नहीं उत्कीर्ण होता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखें भारत में प्रथम लिखित सिक्का, या कहें कि जो भारत में लिखित सिक्के मिले हैं या जिन पे लेख उत्कीर्ण होते थे वो कौन थे? इंडो ग्रीक के सिक्के थे।
एक तरह से कहा जाए यूनानी, सर्वप्रथम यूनानियों ने ही सिक्कों पर लेख लिखाया। क्या लिखाया? सिक्कों पर लेख लिखाया। यानी जो लेख लिखा मिलता है सिक्कों पर, वो सर्वप्रथम किसने लिखाया था? इंडो ग्रीक शासकों द्वारा सिक्कों पर लेख लिखाया गया था। और जो सर्वप्रथम बात किया जाए एक तरह से कुषाण शासक द्वारा, कुषाण शासक द्वारा सर्वप्रथम इन सिक्कों पर बैल के चिन्ह, कुषाण शासकों के सिक्कों पर बैल के चिन्ह जिसके बगल में शिव की मूर्ति लगाई गई है, इस प्रकार से यह जाना जाता है कुषाण शासकों का जो आस्था था या जो धार्मिक विश्वास था वो कैसे था? स्वावलंबी था, यानी स्वयं को मानते थे, स्व धर्म को वो मानते थे। इसी प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, इसी प्रकार हम देखते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जलयान का चिन्ह अंकित है। यानी समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जलयान का चिन्ह अंकित है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, वो उस समय विदेशी व्यापार हो रहे थे, विदेशी व्यापार, यानी विदेशी व्यापार में समुद्रगुप्त की रुचि रही होगी, इसलिए उसके सिक्कों पर जलयान का चिन्ह मिलता है। इसी तरह से हम देखते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त प्लस कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के सिक्कों पर यूप का चिन्ह बना हुआ है, यूप का चिन्ह बना हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है या यह कहा जाता है समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्या किए थे? यह कई बार पूछा जाता है किन गुप्त शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यह अश्वमेध यज्ञ किया था, ये समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, इसका हमें कहां से विवरण मिलता है? समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों पर यूप का चिन्ह बना हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है या यह कहा जाता है समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगले बात देखते हैं दोस्तों, इसी तरह से सातवाहन नरेश यज्ञ श्री सतकर्णी जो है, इसके सिक्कों पर भी जलयान का चिन्ह मिलता है और इससे भी व्यापारिक याद थी। अब अगला दोस्तों हम बात करते हैं स्मारक के बारे में, यानी स्मारकों के माध्यम से हम क्या करते हैं, कैसे इतिहास की जानकारी होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्राचीन स्मारक, यानी प्राचीन स्मारकों के अगर हम बारे में बात करें, जब प्राचीन स्मारकों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उस समय की चित्रकला कैसी थी या उस पे किस प्रकार के चित्र बने हुए थे या उसकी वास्तुकला कैसी थी, यानी उसकी कला कैसी थी उस समय की, उसके बारे में हमें अध्ययन मिलता है या उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उस समय की स्थापत्य कला कैसी थी, स्थापत्य कला कैसी थी, इसके बारे में भी हमें कहां से जानकारी मिलती है? प्राचीन स्मारकों से मिलती है। उस समय कैसी ईंटों का प्रयोग हो रहा था या कहें हम गारों का प्रयोग हो रहा था
उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ईंटों की उजनाई कितनी थी या आकार कैसा हुआ करता था, ईंटें कच्ची होती थी या पक्की होती थी, इन सब का जो हमें विश्लेषण करता है या इन सब की जानकारी मिलती है, वो कहां से मिलती है? ये हमें मिलती है प्राचीन स्मारक से। तो आज दोस्तों यहीं तक टॉपिक रखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में, यानी जो प्राचीन भारत था या प्राचीन भारत में साहित्यिक स्रोत के माध्यम से हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए यही, शुक्रिया दोस्तों।